हेलो बच्चों, एवीएस की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम एनटीए सीयूईटी 2023 के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हम प्रैक्टिस सेट 1 के 20 क्वेश्चन पर चर्चा कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लिंक पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एक ऊष्मा इंजन की दक्षता बढ़ाने के लिए T1 को घटाना होगा, T2 को बढ़ाना होगा, T1 व T2 दोनों को बढ़ाना होगा, या फिर T1 को बढ़ाना होगा तथा T2 को घटाना होगा। हम देखते हैं, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द efficiency of heat engine whose source is at T1 डिग्री केल्विन एंड सिंक एट T2 डिग्री केल्विन। अब देखिए ऊष्मा इंजन है क्या, एक बार सुन लीजिए। ऊष्मा इंजन जो इंजन ऊष्मा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, यानी कि हीट को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है। ऊष्मा दक्षता क्या है? ऊष्मा दक्षता का फॉर्मूला होता है ईटा इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1। यहां ध्यान रखिए, T1 क्या है? T1 जो है आपका ऊष्मा स्रोत है तथा T2 जो है वो सिंक का टेम्परेचर है। ठीक है। अगर इक्वेशन को हम ऐसे लिख लें, T1 माइनस T2 अपॉन में T1। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन देखिए, एक बार आप ये भी जान लीजिए ऊष्मा स्रोत क्या है। ऊष्मा स्रोत का कार्य क्या है? ऊष्मा स्रोत जो होता है वो उसका कार्य होता है निरंतर ऊर्जा प्रदान करना। अब अगर यहां पर हमारी T1 की वैल्यू ज्यादा होगी और T2 की वैल्यू कम होगी, तो हमें ऊष्मा दक्षता जो होगी वो पॉजिटिव में प्राप्त होगी। अगर हमें पॉजिटिव में मिल रही है तो सीधी सी बात है कि उसकी ऊष्मा दक्षता ज्यादा होगी। तो हम इस फॉर्मूले से ही कह सकते हैं कि हमें यहां पर T1 को बढ़ाना होगा तथा T2 को घटाना होगा, जिससे हमारी क्या ऊष्मा इंजन की दक्षता बढ़े। ठीक है, यह हमारा पहला क्वेश्चन था। आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, m द्रव्यमान का एक पिंड जो सरल आवर्त गति में है अपने संतुलन स्थिति से गुजरता है, उसका वेग है। A body of mass m that is undergoing simple harmonic motion passes through its equilibrium position, its velocity is। अगर कोई देखिए, अगर मान लीजिए कोई हमारा m द्रव्यमान का पिंड है। ठीक है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में जाता है, तब ये अपनी संतुलन की स्थिति में उसका वेग पूछ रहा है। अब अगर संतुलन की स्थिति पूछ रहा है, संतुलन की स्थिति में वेग, तो हमें ध्यान रखना होगा कि संतुलन की स्थिति में जो वेग होगा ये इसका वेग होगा मैक्सिमम, और जो ये इसका विस्थापन होगा संतुलन की स्थिति में वो भी आपका मैक्सिमम होगा। जैसे कि हम फिगर में देखेंगे, जितनी दूरी ये तय करेगा ये इसकी मैक्सिमम दूरी होगी। तो हम कह सकते हैं क्या कि संतुलन की स्थिति में इसका वेग जो होगा वो मैक्सिमम होगा और विस्थापन भी इसका। ठीक है, लेकिन हमें ध्यान रखना होगा कि जो हमारा त्वरण होगा वो होगा आपका 0। ठीक है, संतुलन की स्थिति में वेग मैक्सिमम, विस्थापन मैक्सिमम, लेकिन त्वरण जो होगा आपका 0 होगा। इसको आप कहीं पर नोट कर लीजिए। नोट इसलिए कर लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। अगर हम अपने ऑप्शंस की तरफ आए, ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है, 0 मैक्सिमम, हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, नन ऑफ द अबव। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है,
कैपिटल एम तथा स्मॉल एम द्रव्यमान के दो कण क्रमशः कैपिटल आर तथा स्मॉल आर त्रिज्याओं के वृत्त के पथ पर घूमते हैं। यदि उनके आवर्त काल समान हो तो उनके रेखीय वेगों का अनुपात होगा। देखो हमें यहां निकालना क्या है, रेखीय वेगों का अनुपात निकालना है। दिया क्या है, टू पार्टिकल ऑफ मास कैपिटल एम एंड स्मॉल एम, रेडियस इनकी कैपिटल आर और स्मॉल आर। ठीक है, इफ देयर टाइम पीरियड, ये ध्यान रखिए कि इनका टाइम पीरियड क्या है, सेम है। रेशियो ऑफ देयर लीनियर वेलोसिटी, ठीक हो जाएगा। इसमें देखिए हमारा जो फॉर्मूला लगेगा वो होगा T बराबर 2 पाई R अपॉन V। V क्या है, वेलोसिटी है, T आपका आवर्तकाल तथा R रेडियस है। अगर दो पार्टिकल हैं, पहले का टाइम पीरियड, अब चूंकि टाइम पीरियड यहां पर सेम दिया गया है तो हम T1 बराबर T2 इक्वल टू T मान लेते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला रखते हैं, T1 बराबर 2 पाई R, पहले की रेडियस हो जाएगी, पहले की रेडियस दिया कितने, कैपिटल R। इसके वेलोसिटी हम मान लेते हैं कि क्या है, V1 है, तो V1 बराबर 2 पाई R अपॉन T1, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह हम दूसरी इक्वेशन बना लेते हैं, T2 बराबर 2 पाई, इसमें रेडियस क्या है, स्मॉल आर, तो यहां पर स्मॉल आर रख देते हैं। जो वेलोसिटी है उसको हम क्या मान लेते हैं, V2। ठीक है, यानी कि V2 बराबर 2 पाई R अपॉन T2। T1 और T2 को हमने क्या माना है, T, तो हमारा V1 बराबर हो जाएगा 2 पाई R अपॉन T और V2 बराबर हो जाएगा 2 पाई R अपॉन T। इसको हम अपनी पहली इक्वेशन और इसको हम अपनी दूसरी इक्वेशन मान लेते हैं। अब देखिए यहां पर उनके रेखीय वेगों का अनुपात निकालना है, तो हम इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2 कर दें, यानी कि V1 अपॉन V2 बराबर 2 पाई R अपॉन T, 2 पाई R अपॉन T। आगे इसको बढ़ते हैं, ये हमारा कट जाएगा, R चला जाएगा ऊपर, यानी कैपिटल R अपॉन स्मॉल r। ऑप्शन देखिए आपका, ऑप्शन नंबर C। आप समझ गए होंगे, यहां पर हमारा फॉर्मूला T बराबर 2 पाई R अपॉन V लगा हुआ है। कुछ फॉर्मूले आप नोट कर लीजिएगा ताकि वो अगले क्वेश्चन में आपकी मदद करें। ठीक है, तो हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पराश्रव्य तरंगे निम्न द्वारा उत्पन्न की जाती हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स आर जनरेटेड थ्रू। अब यहां पर हम पहले जान लेते हैं कि ये जो प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फैराडे इफेक्ट, पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट दिया हुआ है, ये है क्या। इसको आप नोट भी कर लीजिएगा। हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमें क्वेश्चन के साथ साथ ऑप्शन पे अगर हम अभी प्रैक्टिस करते हुए बढ़ रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा हमारी हेल्प करेंगे, क्योंकि आपने 11th और 12th में ये पढ़ा हुआ है, लेकिन अगर आप इसको लिखते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे तो ये आपका रिवीजन में रहेगा। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पहले हम देख लेते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है। जब कोई पदार्थ किसी विद्युत चुंबकीय विकिरण से ऊर्जा प्राप्त करने के बाद इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करता है तो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है। फिर से सुनिए, जब कोई पदार्थ किसी विद्युत चुंबकीय विकिरण से ऊर्जा प्राप्त करने के बाद किसका उत्सर्जन करता है, इलेक्ट्रॉन का, तो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है। फैराडे इफेक्ट की बात है तो रोटेशन ऑफ पोलराइजेशन आपका
फैराडे इफेक्ट कहलाता है। फिर से सुनिए, रोटेशन ऑफ पोलराइजेशन फैराडे इफेक्ट कहलाता है। हम देखते हैं कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट है इलेक्ट्रॉन द्वारा फोटॉन के प्रकीर्णन को कॉम्पटन इफेक्ट कहते हैं। इलेक्ट्रॉन द्वारा किसको? फोटॉन के प्रकीर्णन, यानी कि स्कैटरिंग ऑफ फोटॉन बाय इलेक्ट्रॉन हमारा क्या कहलाता है? कॉम्पटन इफेक्ट। इसको आप एक लाइन में कहीं नोट कर लीजिएगा। अगर हम दाब विद्युत प्रभाव की बात करें तो दाब विद्युत प्रभाव होता है ठोस पदार्थों द्वारा यांत्रिक प्रतिबल यानी कि मैकेनिकल स्ट्रेन लगाने पर उन पर जो आवेश, जो उन पर चार्ज कलेक्ट होता है, चार्ज जो इकट्ठा होता है, वह आपका क्या कहलाता है? दाब विद्युत प्रभाव। अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है पराश्रव्य तरंगे निम्न द्वारा उत्पन्न की जाती हैं। याद रखिएगा, पराश्रव्य तरंगे गाल्टन की सीटी तथा दाब विद्युत प्रभाव द्वारा उत्पन्न की जाती हैं। एक लाइन आप इसको नोट कर लीजिएगा कि पराश्रव्य तरंगे गाल्टन की सीटी तथा दाब विद्युत प्रभाव द्वारा उत्पन्न की जाती हैं। ठीक है, आप क्वेश्चन समझ गए होंगे और आंसर भी आप समझ गए होंगे। अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करिए। चलिए हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है फोकस दूरी f1 तथा f2 के दो पृथक लेंसों की एक प्रणाली के लिए आवरणकता ज्ञात करने हेतु फोकस दूरी में अंतर होना चाहिए। देखिए इसमें ये सीधा सा क्वेश्चन है, इसमें हम सीधे हम अपना आंसर देखेंगे। आवरणकता ज्ञात करने के लिए हमारा फॉर्मूला होगा d बराबर f1 प्लस f2 बाई 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम अपने बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है यदि x बराबर a sin ओमेगा t प्लस पाई बाई 6 तथा x डैश a cos ओमेगा t, तब दो तरंगों के बीच कालांतर क्या है? निकालना क्या है? फेज डिफरेंस। किसके बीच में? टू वेव्स के बीच में। अब फेज डिफरेंस ज्ञात करना है तो हमें क्या है? वेव का इक्वेशन लिखना पड़ेगा। वेव का इक्वेशन क्या होता है? वेव का इक्वेशन होता है x बराबर a साइन ओमेगा t प्लस 5। पहली इक्वेशन क्या दी गई है? पहली इक्वेशन दी गई है x बराबर a साइन ओमेगा t प्लस पाई बाई 6, पाई बाई 6। अगर हम कंपेयर करें, अगर हम मान लेते हैं इसको कंपेयर करके, φ1 इक्वल टू हमारा आ जाएगा कितना? पाई बाई 6। इसको हम क्या कर लेते हैं? इक्वेशन 1। चलिए दूसरी इक्वेशन क्या दी गई है? x डैश बराबर a cos ओमेगा t। अगर a cos ओमेगा t को हम लिख सकते हैं a sin ओमेगा t प्लस पाई बाई 2। क्या लिख सकते हैं? a sin ओमेगा t प्लस पाई बाई 2। अब हम इस इक्वेशन का जब हम अपने तरंग के समीकरण से कंपेयर करेंगे तो हमारी φ2 की वैल्यू आ जाएगी पाई बाई 2। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है फेज डिफरेंस। ठीक है, फेज डिफरेंस जो हमारा निकलेगा, फेज डिफरेंस हमारा φ1 माइनस φ2 से निकलेगा। φ1 की वैल्यू कितनी है? इसको सही करिए। फेज डिफरेंस हमारा φ2 माइनस φ1 से आएगा। φ2 की वैल्यू पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 6। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू निकल के आएगी पाई बाई 3। ठीक है, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर हमारा ए हमारा क्या है? राइट आंसर है। समझ गए होंगे, यह हमारा तरंग का समीकरण है।
ये हमको एक समीकरण दिया हुआ है, ये हमारा दूसरा समीकरण दिया हुआ है। जब हमने इस समीकरण से इसको कंपेयर किया तो फाई की वैल्यू π/6 आई। अब चूंकि दो समीकरण है इसलिए हमने इसको φ1 माना, और जब इसको हमने a sin ओमेगा टी a cos ओमेगा टी लिखा हुआ था, इसको हमने लिखा a sin ओमेगा टी प्लस π/2। जब इसको हमने तरंग के समीकरण से कंपेयर किया तो हमारी वैल्यू आई φ2 की π/2। फेज डिफरेंस जो होता है वो होता है φ2 माइनस φ1, यानी φ2 की वैल्यू कितनी निकल के आई थी π/2, φ1 की वैल्यू π/6। सॉल्व किया, हमारा आंसर कितना आया π/3। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी व्यक्ति की आवाज पहचानी जाती है उसकी, द वॉइस ऑफ अ पर्सन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय इट्स। चलिए ठीक है, इसमें हम देखते हैं, पहले हम इसमें देख लेते हैं लाउडनेस क्या होती है। लाउडनेस जो हमारी होती है वो होती है इंटेंसिटी ऑफ साउंड। इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या होती है? लाउडनेस होती है। क्वालिटी की बात करें, पहले हम पिच देख लेते हैं। पिच जो हमारी होती है डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल वॉइस। ये हम किससे पता करेंगे? पिच से पता करेंगे। मेल की जो पिच होती है वो होती है लो, और फीमेल की वॉइस की पिच वो होती है हाई। इसको आप कहीं पर नोट कर लीजिए और याद रखिएगा कि पिच से हमें क्या पता चलता है, एक डिफरेंस पता चलता है मेल और फीमेल की वॉइस का। ये एक एग्जाम्पल है। लाउडनेस, इंटेंसिटी ऑफ साउंड। क्वालिटी क्या है? क्वालिटी से जैसे आप अपने मम्मी और सिस्टर की जो साउंड है उसके बीच में जो डिफरेंस पता करेंगे वो आप किससे पता करेंगे? क्वालिटी से। तो आपने आवाज को पहचाना किससे? उनकी क्वालिटी से। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन जो सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है पराबैंगनी किरणों के अध्ययन के लिए हम उपयोग करते हैं। एक नंबर का क्वेश्चन है और यहां पर वन लाइनर ये क्वेश्चन है, इसको हम लिख लेंगे कि पराबैंगनी किरणों के अध्ययन के लिए हम अवतल झिल्ली का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? अवतल झिल्ली। ठीक है, हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी तथा 10 सेंटीमीटर द्वारक के पतले उत्तल लेंस के केंद्र पर 5 सेंटीमीटर द्वारक का एक छेद काटा गया है। लेंस की शक्ति होगी। निकालना क्या है? द पावर ऑफ लेंस। दिया क्या है? फोकल लेंथ दी हुई है, कितना है? 25 सेंटीमीटर। एंड अपर्चर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। इज कट टू हैव अ होल ऑफ अपर्चर 5 सेंटीमीटर एट द सेंटर। ठीक है, जितना दिया हुआ हम उसको लिख लेंगे। F बराबर 25 सेंटीमीटर, चूंकि सेंटीमीटर में दिया हुआ है इसको हम काहे में कन्वर्ट करेंगे? मीटर में, यानी कि 100 से डिवाइड करेंगे। ये हो जाएगा आपका 1/4 मीटर। पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला क्या होता है? P बराबर 1/F, यानी कि 1/1/4। 4 चला जाएगा ऊपर, यानी कि आपकी पावर आएगी 4। अगर पावर की बात है यानी कि 4 डायोप्टर। ठीक है, हम अपने ऑप्शंस देखेंगे। ऑप्शन नंबर बी। एक लाइन यहां पर आप नोट कर लीजिए कि लेंस में छिद्र बनाने से उसकी फोकस दूरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे यहां क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि उत्तल लेंस के केंद्र पर 5 सेंटीमीटर द्वारक का एक छेद काटा गया है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, ये आपको केवल और केवल यहां पर कंफ्यूज करने के लिए ये लाइन जो है वो रखी गई है। तो आप जान लीजिए और नोट कर लीजिए कि लेंस में छिद्र बनाने पर उसकी फोकस दूरी में कोई भी इफेक्ट, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे कैसे करना है क्वेश्चन ये। हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन। चलिए, यहां पर क्षमताएं दी है 12 डायोप्टर तथा -8 डायोप्टर। इस युग्म की फोकस दूरी हमें ज्ञात करनी है। फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन इज। अगर दो अलग अलग लेंसों को मिलाकर एक लेंस बनाया जा रहा है
तो उसकी क्षमता होगी P बराबर P1 प्लस P2। P1 की वैल्यू कितनी दी हुई है 12 डायोप्टर, P2 की वैल्यू -8 डायोप्टर। वैल्यू पुट करेंगे, P1 की वैल्यू 12, P2 की वैल्यू -8, यानी कि 12 माइनस 8 आएगा आपका प्लस का 4 डायोप्टर। अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको फॉर्मूला बताया है F बराबर 1/P, ये हो जाएगा 1/4, यानी कि 0.25 मीटर। अब इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें तो हमारा आंसर आ जाएगा 25 सेंटीमीटर पॉजिटिव। अपना हम आंसर देखेंगे, आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर ए। आप समझ गए होंगे क्वेश्चन कैसे करना है, तो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। एक आवर्धक लेंस में होता है, क्या होता है, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस या अवतल दर्पण। आप इसको नोट कर लीजिए कि एक मैग्नीफाइंग ग्लास में हमारा, एक मैग्नीफाइंग ग्लास में कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है। इसको एक लाइन आप कहीं नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए कि एक आवर्धक लेंस में हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। आंख का निकट दृष्टि दोष सही करने के लिए प्रयुक्त होता है। अ मायोपिक आई कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग अ उत्तल लेंस, बेलनाकार, समतल उत्तल या फिर अवतल लेंस। याद रखिए, अगर निकट दृष्टि दोष की बात हो रही है तो निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए, निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और अगर बात किया जाए दूर दृष्टि दोष की तो आपका उत्तल लेंस प्रयोग होता है, ठीक है। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए ठीक, हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। समतल ध्रुवित प्रकाश का घूर्णन मापा जा सकता है। रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट कैन बी मेजर्ड बाई, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें हमें ध्यान रखना है, हमें चारों ऑप्शन, चूंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमें चारों ऑप्शन ढंग से पता होने चाहिए। अगर मैनोमीटर है तो मैनोमीटर का क्या यूज है। मैनोमीटर जो होता है इसका काम होता है फ्लूइड प्रेशर को मापने में, फ्लूइड प्रेशर को मापने में मैनोमीटर का। अगर गैल्वेनोमीटर की बात करें तो गैल्वेनोमीटर जो होता है वो होता है डिटेक्ट स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि धारा प्रवाह के धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग होता है, गैल्वेनोमीटर का। और अगर विस्कोमीटर की बात करें तो विस्कोमीटर का यूज होता है विस्कोसिटी के मापन में। विस्कोसिटी यानी कि श्यानता के, विस्कोसिटी के मापन में, यानी कि श्यानता के मापन में। बचा हमारा क्या, पोलरीमीटर। अगर समतल ध्रुवित प्रकाश का घूर्णन की बात आ जाए तो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि पोलरीमीटर द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश का घूर्णन मापा जा सकता है, ठीक है। फिर से एक बार सुन लीजिए, मैनोमीटर द्वारा फ्लूइड प्रेशर मापा जाता है, यानी कि द्रव के दाब का मापन किया जाता है। गैल्वेनोमीटर द्वारा डिटेक्ट स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट, यानी धारा की उपस्थिति का पता लगाया जाता है। विस्कोमीटर द्वारा विस्कोसिटी के मापन, यानी कि श्यानता के मापन में विस्कोमीटर का प्रयोग होता है, ठीक है। और अगर समतल ध्रुवित प्रकाश की बात आ जाए तो फिर हमारा पोलरीमीटर हमारा राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। ध्रुवीकरण की घटना घटित होती है। द पोलराइजेशन फिनोमिना कैन टेक प्लेस। अगर पोलराइजेशन फिनोमिना की बात कर दिया जाए तो यह केवल और केवल अनुप्रस्थ तरंगों में घटित होती है। एक लाइन में आप इसको नोट कर लीजिए
कि ध्रुवीकरण की घटना घटित होती है केवल और केवल अनुप्रस्थ तरंगों में, इन ट्रांसवर्स वेव ओनली। ठीक है, चलिए हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। रैले प्रकीर्णन समानुपाती है। द रैले स्कैटरिंग इज प्रोपोर्शनल टू। रैले स्कैटरिंग की बात किया जाए तो ये प्रोपोर्शनल होता है 1/λ⁴, यानी कि प्रकीर्णन यानी कि स्कैटरिंग जो होगी आपकी, उसकी तीव्रता, स्कैटरिंग की तीव्रता जो होगी वो तरंग दैर्ध्य की चौथी घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी कि हम अपने ऑप्शंस देखेंगे, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, सीसा अम्ल बैटरी में ऋणात्मक इलेक्ट्रोड है। द निगेटिव इलेक्ट्रोड इन लेड एसिड बैटरी। देखिए इसमें दो इलेक्ट्रोड का यूज होगा, एक आपका होगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और दूसरा निगेटिव इलेक्ट्रोड। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड में आपका लेड डाई ऑक्साइड का यूज होगा और निगेटिव इलेक्ट्रोड में केवल और केवल लेड का यूज होगा। क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है, निगेटिव इलेक्ट्रोड, द निगेटिव इलेक्ट्रोड इन लेड एसिड बैटरी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। इसको आप दोनों पॉइंट नोट कर लीजिए, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड में किसका यूज होगा और निगेटिव इलेक्ट्रोड में किसका यूज होगा। चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी आदर्श स्थिर वोल्टेज स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध होता है। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स इज। तो वो होता है कितना, वो होता है आपका 0। ऑप्शन हमारा ए, किसी आदर्श स्थिर वोल्टेज स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध होता है 0। चलिए आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, 3 संधारित्र जिसमें से प्रत्येक की धारिता 3 माइक्रोफैराडे है को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, संयोग की धारिता का मान होगा। द कॉम्बिनेशन विल हैव अ कैपेसिटेंस। जब आपके 3 संधारित्र जोड़े गए हैं किस क्रम में, श्रेणी क्रम में, कनेक्टेड इन सीरीज, तो उसमें धारिता का, संयोग की धारिता का मान निकालना है। यानी कि इस प्रकार हमारे संधारित्र जुड़े हुए हैं, 3 माइक्रोफैराडे ईच। ठीक है, जब इनको सीरीज में जोड़ा जाएगा तो हमारा फॉर्मूला बनेगा 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 1/C3। ये हो गया हमारा C1, ये C2 और ये C3। वैल्यू उठा के पुट कर देते हैं, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, ये आपका हो जाएगा 3/3। यानी C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। ठीक है, यानी ऑप्शन अपने देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक तार जिसका प्रतिरोध R है को पिघलाकर पहले की आधी लंबाई का नया तार बनाया गया है, नए तार का प्रतिरोध होगा। चलिए इसमें जो दिया गया है उसको हम नोट कर लेते हैं। इसमें हमें दिया क्या गया है, 2 तार दिए गए हैं जिसमें पिघलाकर उसकी आधी लंबाई का एक नया तार बनाया गया है। तो मान लेते हैं 2 तार में पहले तार का प्रतिरोध है R1, जिसकी वैल्यू आपको दी गई है कैपिटल R। इसकी लंबाई ले लेते हैं L है। चलिए दूसरा तार हम देखते हैं, अगर लंबाई की बात करें तो उसकी आधी लंबाई थी, यानी कि कितनी हो जाएगी, L/2। इसका हमें प्रतिरोध ज्ञात करना है, R2 ज्ञात करना है। अगर हम दोनों तारों की बात करें तो दोनों तारों का जो आपका आयतन होगा वो होगा समान। अगर आपका आयतन समान हो रहा है यानी कि उसकी लंबाई और
उसके क्षेत्रफल का गुणनफल बराबर होगा L1 A1। अगर पहली का क्षेत्रफल A1 लंबाई L1 है और दूसरे तार की लंबाई L2 और क्षेत्रफल A2 है तो L1 A1 बराबर L2 A2। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं A2 अपॉन A1 बराबर L1 अपॉन में L2। L1 की वैल्यू कितनी है? L है। L2 की वैल्यू L/2। 2 चला जाएगा ऊपर, L से L कट जाएगा, बचेगा क्या? 2। यानी कि A2 अपॉन में A1 की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 1 बनाकर, अब देखिए यहां पर हमारा फॉर्मूला लगेगा। अगर हम फॉर्मूले की बात करें, यहां पर हमारा फॉर्मूला लगेगा R बराबर रो L अपॉन A। हमारे पास दो तार दिए गए हैं, यानी कि पहले तार का हो जाएगा R1 बराबर रो L1 अपॉन में A1। दूसरे तार का हो जाएगा R2 बराबर रो L2 अपॉन में A2। अगर हम इक्वेशन, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 2 और इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3। अब हमारी इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन 3 कर देते हैं तो ये हो जाएगा R1 अपॉन में R2 बराबर में रो L1 अपॉन A1 रो L2 अपॉन में A2। रो से रो गया, बचा क्या? L1 अपॉन में L2 मल्टीप्लाई बाई A2 अपॉन में A1। L1 और L2 की वैल्यू जो है, L1 की वैल्यू है L, L2 की वैल्यू है L/2। A2 और A1 की वैल्यू इक्वेशन 1 में हमारी दी हुई है, कितनी है? 2। ये 2 जाएगा ऊपर, जब ये 2 ऊपर जाएगा चूंकि L से L कटेगा 2 × 2 यानी कि आया आपका कितना? 4। ये वैल्यू किसकी निकल के आई है? R1 अपॉन में R2। इधर देख लीजिए, इधर लिख लेते हैं R1 अपॉन R2 बराबर 4। R1 की वैल्यू कितनी है? R है। R2 की वैल्यू निकालना है। अगर हमारे पास R अपॉन R2 बराबर 4 है, यानी कि R2 बराबर में R/4। ये हमारा आंसर निकल के आ गया। चलिए हम अपना आंसर देखते हैं, ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, लेकिन इससे पहले आप एक बार फिर से क्वेश्चन को देख लीजिए, इसमें दिया क्या है, क्या हमने किया है। एक तार जिसका प्रतिरोध R है, चूंकि दो तार हैं, पहले तार को पिघला के उसकी आधी लंबाई का नया तार बनाया गया है, तो पहले का प्रतिरोध R है, दूसरे का प्रतिरोध हमें निकालना है। ठीक है, ये हमने लिखा R1 बराबर R, R2 बराबर हमें ज्ञात करना है। लंबाई हमने मान लिया कि पहले तार की L1 बराबर L थी, L2 की आपको बताया गया कि उसकी आधी लंबाई का तार बनाया, यानी L2 बराबर L/2। ठीक है, दोनों तारों की बात है तो दोनों तारों का आयतन जो होगा वो क्या होगा? समान होगा, यानी कि L1 A1 बराबर L2 A2। हमने A1 को लेके गए इधर, ये हो गया A2 अपॉन में A1 बराबर L1 अपॉन में L2। L1 की वैल्यू हमने L रखा, L2 की वैल्यू L/2, यानी कि हमारी वैल्यू निकल के आई A2 अपॉन में A1 बराबर 2। इसको हमने क्या माना है? इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, हमने हमारा यहाँ फॉर्मूला लगा R बराबर रो L अपॉन A। पहले तार का हम लिखेंगे R1 बराबर रो L1 अपॉन A1, दूसरे तार का लिखेंगे R2 बराबर रो L2 अपॉन में A2। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को हम करेंगे डिवाइड। जब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को हम डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू निकल के आएगी R1 अपॉन R2 बराबर रो L1 अपॉन A1 फिर बटे में रो L2 अपॉन A2। ये आपका L1 अपॉन L2 आ जाएगा इधर और A2 अपॉन A1 आ जाएगा इधर। A2 अपॉन A1 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, हमने यहाँ पर रख दिया 2। L1 की वैल्यू हमने कितना लिखा था? L लिखा था, हमने ये लिख दिया। L2 की वैल्यू L/2, हमने इसको भी लिख दिया। 2 हमारा चला गया ऊपर, यानी 2 × 2 बराबर 4। R1 अपॉन R2 बराबर 4। R1 बराबर R दिया हुआ था, हमने पुट कर दिया।
यानी कि R2 बराबर आ जाएगा आपका R/4। ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। चलो, एक संधारित्र का आवेश एक बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित करने पर उसके लैंप स्केल संयोजन में θ1 विक्षेप पाया गया। विक्षेप का वास्तविक मान होगा। अ कैपेसिटर वॉज डिस्चार्ज थ्रू अ बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर एंड अ थ्रो θ1 was observed in the lamp and scale arrangement. The correct value of throw is। देखिए, अगर यहाँ विक्षेप का वास्तविक मान निकालने की बात की है तो इसका फॉर्मूला होता है थीटा बराबर θ1 1 प्लस λ/2। ठीक है, आप अपने फॉर्मूले को देखिए, यहाँ पर क्या है, विक्षेप है और आपकी तरंग दैर्ध्य है। यही पूछा गया है। अगर हम आपको इस एक पॉइंट को आप लिख लीजिएगा कि अगर विक्षेप किस पर निर्भर करता है, ठीक है, तो वो निर्भर करता है तरंग दैर्ध्य पर। किस पर निर्भर करता है? तरंग दैर्ध्य पर। अगर हम अपने ऑप्शंस देखेंगे, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। तो ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चन। वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करें। जो बच्चे CUET की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर दें, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें। पिछले वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाके अच्छे से प्रैक्टिस करें, और अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो रही हो तो नीचे कमेंट करें। थैंक यू।